वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और जो हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट की हुई थी ईवीएस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो उसमें आज ये हमारी 3rd क्लास होने वाली है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसमें जो टॉपिक है वो मैंने टॉपिक उठाया है क्लाइमेटिक चेंज, क्योंकि जो सेकेंडरी टॉपिक दिया हुआ है नेचुरल डिजास्टर्स के बाद वो क्लाइमेटिक चेंज दिया हुआ है। मैन मेड डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स और जो डिजास्टर्स होते हैं इनको किस तरह से मैनेजमेंट किया जा सकता है, नेशनल लेवल पर कौन सी समिति होती है, स्टेट लेवल पर कौन सी समिति होती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन सी समिति होती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों ने, अगर मैंने 2 वीडियो बनाई है वो नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस वीक में पूरी कोशिश है कि जो ईवीएस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का जो भी सिलेबस गिवन है सीईटी मेंस के लिए उसको कंप्लीट करवा दिया जाए। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों को एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि जो ये कंटेंट है ये सब मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं करवा रही हूँ। और जिस तरह से टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जिस तरह से ईवीएस पूछी गई थी उसी को बेस मान करके मैं लेके चल रही हूँ। करंट से रिलेटेड भी आपको जो टॉपिक्स हैं वो बताती हुई चलूँगी। तो आज मैंने ये टॉपिक क्लाइमेटिक चेंज लिया है, जलवायु परिवर्तन लिया है। इसको हम पूरा समझेंगे कि जो जलवायु होती है, मौसम होता है, उनके अंदर क्या डिफरेंसेज होते हैं। उसके बाद जो जलवायु परिवर्तन जो आजकल हो रहा है उसके कारण क्या क्या हैं, उसके प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे और साथ में कौन कौन से जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन किए गए हैं। क्योंकि आप लोगों ने टीजीटी के एग्ज़ाम में देखा होगा कि सम्मेलन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। उसके साथ ही मैंने इसमें जो करंट का जो हमारे पास इशू बन जाता है, करंट से रिलेटेड जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2023, उसके अंदर इंडिया की क्या रैंक है, कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो इन चीज़ों को भी मैंने इसमें ऐड किया है। क्योंकि जो फ्रेंड्स अभी एचएसएससी ने टीजीटी का एग्ज़ाम लिया था तो उसी को मैं बेस मान रही हूँ और उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्लाइमेट चेंज के अंदर जो जलवायु है, जलवायु होती क्या है। तो जलवायु क्या होती है फ्रेंड्स? किसी भी स्थान का दीर्घकालीन मोशन, लंबे समय का आंकड़ा, वायुमंडलीय दबाव, तापमान, आर्द्रता, हवा की गतिविधि, बादलों आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? जलवायु के अंदर। कम से कम 30 वर्षों के मौसम की जानकारी होती है जलवायु के अंदर। और मौसम का क्या होता है? जो विभिन्न ऋतुओं में बदलता रहता है। निर्धारित समय पर किसी स्थान पर बाह्य वातावरण परिस्थितियों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? मौसम। अब देखिएगा, जो मौसम है वो क्या है? एक शॉर्ट मतलब टर्म है और जो जलवायु है वो एक ब्रॉड टर्म है। मौसम है वो किसी निश्चित समय के लिए, ठीक है, विभिन्न विभिन्न ऋतुओं में बदलता रहता है। किसी निर्धारित समय पर निश्चित जो लोकेशन है उसका मौसम अलग होता है, अलग लोकेशन का मौसम अलग होता है। जबकि जो जलवायु होती है वो फ्रेंड्स एक छोटे टाइम की नहीं ली जाती है, ये एक बड़े टाइम का, लगभग 30 सालों का, ठीक है। इसके अंदर लगभग 30 सालों के अंदर से किस तरह का मौसम हो रहा है, किस तरह का तापमान हो रहा है, किस तरह का वायुमंडलीय दबाव हो रहा है, किस तरह की हवा की गतिविधि है, ह्यूमिडिटी है, इन सभी के बेस पर जो जलवायु है उसको निर्धारित किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मौसम और जलवायु के अंदर जो डिफरेंसेस है वो पता लग गया होगा। मौसम क्या है? एक शॉर्ट टर्म डेफिनेशन है मौसम, ठीक है, जिसके अंदर क्या करते हैं, जो रोज़ बदलता रहता है। आज गर्मी है तो कल क्या हो सकती है? बरसात हो सकती है, ठीक है। तो इसी तरह से मौसम है वो क्या करता रहता है? बदलता रहता है। लेकिन जलवायु है एक पर्टिकुलर प्लेस का क्या होती है? एक लंबे समय से की गई स्टडी के आधार पर उस स्थान की जलवायु बताई जाती है कि भाई यहाँ की जलवायु आर्द्र है, यहाँ की जलवायु उष्ण है, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे क्या कहते हैं? जलवायु परिवर्तन कहते हैं। भाई जो एवरेज जो वहाँ का जो टेम्परेचर चल रहा है उसमें क्या आने लगता है? परिवर्तन होने लगता है। जलवायु के अंदर परिवर्तन होने लगता है, मौसम के अंदर परिवर्तन होने लगता है, तापमान में परिवर्तन होने लगता है, ह्यूमिडिटी में परिवर्तन होने लगता है। कि जो काफ़ी सालों से जो एवरेज चला आ रहा था उसके अंदर क्या होने लगता है? परिवर्तन। तो उसको क्या कहते हैं? जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी का तापमान 100 वर्षों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है। जो हमारी अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है 100 सालों में कितना बढ़ गया है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। फ़ारेनहाइट क्या होती है? टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट होती है, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके कारण है वो हमें पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन
जो जलवायु के अंदर जो परिवर्तन है ग्रीन हाउस गैसेज के कारण हो रहा है, भूमि के उपयोग में परिवर्तन के कारण हो रहा है, शहरीकरण, प्राकृतिक कारण, औद्योगिकरण, जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाएगा, पूछ लेगा हमसे कि इनमें से कौन सा जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं है। ऑप्शन दे देगा ग्रीन हाउस गैसेज, भूमि के उपयोग में परिवर्तन, शहरीकरण, और साथ में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे देगा, ये सभी। तो हमारा जो आंसर है क्या हो जाएगा, ये सभी। तो हमें पता होना चाहिए कि जो जलवायु जो परिवर्तन है वो किन किन कारणों से हो रहा है। और अब फ्रेंड्स, अगर आप लोग ग्रीन हाउस गैसों के बारे में या फिर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, एसिड रेन, ओजोन परत, अगर इन सभी टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो EVS के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसको चेक कीजिए। मैंने HSSC के टाइम पे पढ़ाया था, TGT के एग्ज़ाम के टाइम पे। ठीक है, तो अब देखिए जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो क्या करती हैं फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो जैसे कि हमारी क्या हो गई, CFC हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ये सब क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। भूमि के उपयोग में परिवर्तन, अब फ्रेंड्स क्या हो रहा है, जनसंख्या इंक्रीज हो रही है, तो जनसंख्या इंक्रीज होगी तो उसको खाने के लिए भी कुछ चाहिएगा, तो खाने के लिए कुछ चाहिएगा तो जो भूमि का उपयोग है वो क्या किया जाएगा, ज़्यादा किया जाएगा। ठीक है, शहरीकरण, धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोग गाँव से किधर जा रहे हैं, शहरीकरण की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, औद्योगिकरण हो रहा है इसलिए जा रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा आपको रोजगार के साधन मिलते हैं। ठीक, जीवाश्म ईंधनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग बढ़ रहा है, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, ज़्यादा खाना बनाना पड़ेगा, तो खाना बनाना पड़ेगा तो क्या करते हैं, जो कोयला है उसका यूज करेंगे, लकड़ी का यूज करेंगे, तो ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। व्हीकल्स का यूज करेंगे, तो व्हीकल्स का यूज करेंगे, उनमें क्या डलते हैं, पेट्रोल डीजल डलते हैं, तो वो क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग बढ़ रहा है। तो इन सभी के कारण क्या हो रही है, जलवायु परिवर्तित हो रही है। क्यों हो रही है फ्रेंड्स, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ग्रीन हाउस कैसे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या होगा कि जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पिघलने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो महासागरों का जो जल है उसका लेवल क्या होने लगेगा, ऊपर होने लगेगा। तो इससे भी क्या होगी, जलवायु परिवर्तित होगी। ठीक है, तो ये सब तो क्या थे, कुछ मानव जनित कारण थे, कुछ ऐसे कारण हैं जिनको मानव प्रोड्यूस कर रहा है। कुछ प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी फटते हैं तो वे काफ़ी, जो एक डिजास्टर आती है, एक आपदा आती है, काफ़ी मतलब मात्रा में लोगों को जान और माल दोनों की हानि पहुँचाती है। महासागरों में धाराएं उठती हैं, सुनामी आ जाती है। तो ये कुछ प्राकृतिक कारण हैं जिनके कारण भी क्या हो रही है, जलवायु परिवर्तित हो रही है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। तो जलवायु परिवर्तित हो रही है हमने देख लिया। सबसे पहले हमने देखा जलवायु होती क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो जलवायु में जो परिवर्तन है उसके कारण क्या है। तो अब जलवायु परिवर्तन तो हो रही है, लेकिन उसके प्रभाव क्या क्या हो रहे हैं, जलवायु के परिवर्तित होने से क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं वो देखते हैं। फ्रेंड्स, जो तापमान है वो क्या हो गया है, उच्च तापमान, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लग गया है। गर्मियों में आप लोग देखते होंगे कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है। टेम्परेचर क्या होने लग गया है, इंक्रीज होने लग गया है। वर्षा के पैटर्न में बदलाव, जो हमारा वर्षा का जो पैटर्न है उसके अंदर बदलाव। जिस टाइम पे बारिश होनी चाहिए उस टाइम पे तो होती नहीं है, तो क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। और जिस टाइम पे नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे वर्षा हो जाती है तो वैसे सूखा पड़ जाता है, क्योंकि जो फसल है उसको क्या कर देती है, खराब कर देती है। तो खराब होने से क्या हो जाता है भाई, अनाज की क्या आएगी, कमी आएगी। तो वर्षा के पैटर्न में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। किसके कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट है समुद्र के जल स्तर में वृद्धि। जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो समुद्रों का जो जल स्तर है, जो महासागरों का जो खारा जो पानी है उसका जल स्तर क्या हो रहा है, बढ़ोतरी पे है, ठीक है। वन्य प्रजाति का नुकसान, जो वन्य प्रजाति हैं, जो वन्य प्रजाति है फ्रेंड, जलवायु परिवर्तित होगी तो वन्य प्रजाति को भी क्या पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। जंगलों में आग क्या लगने लगी है, जंगलों में आग, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो जो जैसे कि जो बड़े बड़े जो वन होते हैं उनके अंदर क्या होती है, आग लगने लग जाती है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। रोगों का फैलाव एंड आर्थिक नुकसान, इससे क्या होगा फ्रेंड्स, तापमान के उच्च होने से वर्षा के पैटर्न में बदलाव आ गया है, तापमान उच्च हो गया है। जो डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती हैं, बीमारियां फैलने लगती हैं। और बीमारियों के फैलने से हमारे शरीर को नुकसान तो होता ही होता है, साथ में हमें फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजरना पड़ता है, हमें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। क्योंकि जब हम एक बार बीमार पड़ जाते हैं तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमें अपने
मतलब जो हमारा इलाज चलेगा उसके लिए भी इन्वेस्ट चाहिएगा, साथ में हम जो काम कर रहे थे वो काम हमारा रुक जाएगा, तो इससे हमें आर्थिक नुकसान भी होता है। ओजोन परत को नुकसान, जो ओजोन परत है उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स जनसंख्या बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो भी बढ़ रही है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है, सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचाती है, ओजोन परत को। और फ्रेंड्स जो पीछे मेरी वीडियो है आप उनमें देखना, ओजोन परत को मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि ओजोन परत क्या करती है, कि जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक विकिरणें हैं उनसे हमारी क्या करती है, सुरक्षा करती है, ठीक है। लेकिन अब उसके अंदर क्या होने लग गया है, छेद होने लग गया है। क्यों होने लग गया है, क्योंकि जो CFC है, CFC कहाँ से जनरेट होती है, रेफ्रिजरेटर से, AC से, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनसे। तो जो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो जनरेट होती है, तो उसके कारण ओजोन की परत में क्या बनने लग गया है, छेद बनने लग गया है, जिसके कारण जो स्किन कैंसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलता जा रहा है, ठीक है। तो बीमारियाँ क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। तो ये सब जलवायु परिवर्तित होने के क्या है फ्रेंड्स, नुकसान है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब हमने क्या देखा, हमने जलवायु देखा कि जलवायु होती क्या है। कोई एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, उसके अंदर एक काफ़ी लंबे समय का जो वहाँ की जलवायु है, वहाँ का तापमान है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी है, वहाँ पे दबाव कितना है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन, लगभग 30 सालों तक का अध्ययन उसकी जलवायु को निर्धारित करता है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हैं वो हमने समझे। अब जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं कि जलवायु परिवर्तित होने से क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वो हमने देख लिए। तो फ्रेंड्स अब क्या होगा, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या किए जाएंगे, कोई ना कोई कन्वेंशन तो किया जाएगा, कुछ ना कुछ तो किया जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन के लिए कुछ कन्वेंशन हुए हैं, कुछ सम्मेलन हुए हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों का लाइक, आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का कमेंट ही मुझे फटाफट से वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है, क्योंकि और कोई तो है नहीं। ये तो है नहीं कि यूट्यूब बहुत सारे पैसे दे देता है। फ्रेंड्स पैसों का कोई लालच नहीं है, सिर्फ आप लोग ही मेरी क्या हो, मोटिवेशन के सोर्स हो, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ मोटिवेट कीजिएगा और सभी ग्रुप्स में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि TGT में इसी तरह के एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन सा सम्मेलन कहाँ पे कब हुआ था, किस लिए हुआ था, ठीक है। तो ये जो अब आपके सामने मैं कुछ सम्मेलन प्रस्तुत करने जा रही हूँ, इनको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास सम्मेलन आता है मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972। मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन कौन सा आता है, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972। कब हुआ था फ्रेंड्स, ये 1972 में हुआ था जो पहला सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था, स्वीडन में हुआ था। स्वीडन कहाँ है, स्टॉकहोम में, और इसको स्टॉकहोम घोषणा का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। क्या मुद्दा था, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास। क्या मुद्दा उठाया गया कि भाई जो पर्यावरण है उसको संरक्षित किया जाए और जो सतत विकास है उसको बढ़ावा दिया जाए। अब आप लोगों के सामने एक टर्म आई होगी, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास क्या होता है फ्रेंड्स, कि हमारे पास जो भी मतलब संसाधन मौजूद हैं हम उनका इस तरह से प्रयोग करें कि जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी वो बचे रह सके, ठीक है। सतत विकास यानी टिकाऊ विकास। मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग सर्च करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, फॉर HSSC बाई स्टडी जर्नी वीडियो, तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको भी आप लोग डिटेल में देख सकते हैं, आपके EVS के काफ़ी पॉइंट्स वहाँ पे भी क्लियर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण की बात की गई थी, जलवायु परिवर्तन जैसी कोई बात यहाँ पर नहीं हुई, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई, सतत विकास की बात की गई। और यहीं पर इसी कार्यक्रम से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नामक एक पर्यावरण प्रबंधन निकाय की स्थापना हुई। एक पर्यावरण के लिए एक संस्था बनाई गई, UNEP। क्या संस्था बनाई गई, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और 5 जून से पर्यावरण दिवस को मनाने की घोषणा भी यहीं से की गई, स्टॉकहोम सम्मेलन से, जो कहाँ हुआ था, 5 जून 1975 को स्वीडन स्टॉकहोम में हुआ था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को एक बार में चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो आप वीडियो को 2 बार सुन लीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको क्लास में ही सब याद करवाया जा सके, इसलिए मैं चीज़ों को 2-2 3-3 बार बोलने की कोशिश भी करती हूँ, क्योंकि जो सुना हुआ होता है फ्रेंड्स वो हमारे दिमाग में ज़्यादा जल्दी तक मतलब बैठता है और स्थायी भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल।
तो जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर सरकारी पैनल है, यानी जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, IPCC। क्या है? IPCC, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। ये कब हुआ था? नवंबर 1988 में हुआ। ये एक तरीके से क्या था, दो संस्थाएं थी, उन दो संस्थाओं के बीच क्या था, एक मतलब जो कॉमन है वो एक सम्मेलन किया गया था। किस किस संस्था के बीच में किया गया था? किस किस संस्था के बीच में किया गया था? विश्व मौसम विज्ञान और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जो UNEP की जो घोषणा है बनने की, बन चुका था 1972 में, ठीक है। और WMO जो विश्व मौसम विज्ञान था उसकी, और UNEP की एक संयुक्त पहल है IPCC, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल दो समुदायों की, दो जो हमारे पास संस्थाएं हैं उनकी पहल है। किस किस की? विश्व मौसम विज्ञान की एंड संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। वैश्विक ताप संबंधी समस्याओं का अध्ययन करते हुए सरकारी स्तर पर एक तंत्र उपलब्ध करवाना इसका क्या था? एक उद्देश्य था। आपको ये याद रखना है। IPCC को 2007 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। IPCC को 2007 में नोबेल पुरस्कार मिला। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, UNCED। जो पर्यावरण एवं विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है वो आपको याद रखना है। कब हुआ था? 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ? ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो में हुआ। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन है वो UNCED इसको बोला जाता है, 1992 में। यहाँ पर 3 कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई। कौन कौन से? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, और मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। 3 कन्वेंशन पर बात की गई यहाँ पे, जलवायु परिवर्तन पर, जैव विविधता को पर, और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, ठीक है। कहाँ पर? जो हमारा 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हो रहा था उसमें। और यहाँ पर आपको एक पॉइंट और भी याद रखना है, आपसे पूछ लेगा कि जो एजेंडा 21 है या सतत विकास संबंधी जो दस्तावेज हैं ये कौन से सम्मेलन में स्वीकृत किए गए थे? कौन से सम्मेलन में स्वीकृत किए गए थे? पर्यावरण एवं जो अभी हमने देखा था ना 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में जो पर्यावरण एवं विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था UNCED में, इनको क्या किया गया था? स्वीकृत किया गया था। किसको? एजेंडा 21 को, और सतत विकास संबंधी दस्तावेज को, और वनीकरण को बढ़ावा देने से भी संबंधित था। वनीकरण समझते हैं ना, पेड़ पौधे लगाना, ठीक है। फ्रेंड्स, जो एजेंडा आप लोग सोच रहे होंगे एजेंडा 21 क्या है, सतत विकास क्या है, तो ये सभी चीज़ें ना मैं आप लोगों को पहले करवा चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। मैं उस वीडियो को ना अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर उस वीडियो को लिंक कर रही हूँ, तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। सीधे क्वेश्चन बनेंगे, आपको सीधा क्वेश्चन याद रखना है कि जो एजेंडा 21 है वहाँ उसको कौन सी जो सम्मेलन है उसमें स्वीकृत किया गया? UNCED। कब? 1992 में, जो कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र समझौता, UNFCCC जिसको बोलते हैं, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र समझौता, जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र समझौता है 1992 में हुआ। जलवायु परिवर्तन पर पहला बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ये जलवायु परिवर्तन पर पहला बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। अगर आपसे पूछा जाए जलवायु परिवर्तन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता कहाँ हुआ? UNFCCC का 1992 में हुआ। जो लागू कब से हुआ? मार्च 1994 से। लागू कब से हुआ? मार्च 1994 से। कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी, ये सभी के लिए बाध्यकारी नहीं था, इसको मानना जरूरी नहीं था, कंपलसरी नहीं था। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रतिवर्ष सम्मेलन आयोजित करना, इसमें क्या निर्णय लिया गया? जो जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र समझौता UNFCCC हुआ था उसके अंदर ये निश्चय किया गया, ये वादा किया गया कि हर वर्ष क्या किया जाएगा? परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके लिए क्या किए जाएंगे? सम्मेलन किए जाएंगे। 1995 में प्रथम सम्मेलन हुआ था, याद रखेंगे भाई। जो समझौता है 1992 में हुआ, लेकिन किसी कारणों से प्रभावी नहीं हो पाया था। प्रभावी कब हुआ? मार्च 1994 से प्रभावी हुआ। और कानूनी रूप से ये गैर बाध्यकारी था, बिल्कुल कंपलसरी नहीं था भाई सभी को मानना ही है, ठीक है। लेकिन 1995 में जो इसका जो फर्स्ट जो कन्वेंशन है, जो इसका प्रथम जो सम्मेलन है जिसको कोप फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, वो 1995 में कहाँ हुआ था? बर्लिन में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो प्रथम सम्मेलन है संयुक्त राष्ट्र समझौता का जलवायु परिवर्तन को लेकर के, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP1 के नाम से बोलते हैं। तो COP1 कहाँ हुआ?
बर्लिन में। कब हुआ? 1995 में। कोप 1 बर्लिन 1995, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्या आता है फ्रेंड्स? क्योटो प्रोटोकॉल। याद रखेंगे, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3 कोप 3 भी कहा जाता है। क्योटो जापान में हुआ। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता था। याद रखना है, कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता कौन सा था? क्योटो प्रोटोकॉल था। ठीक है, यूएनएफसीसीसी वाला था वो नहीं था। ठीक है, ये प्रभावी कब हुआ? 16 जनवरी 2005 से प्रभावी हुआ। प्रभावी कब से हुआ? जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो 16 जनवरी 2005 से प्रभावी हुआ, क्योंकि कनाडा जो है उसने साइन नहीं किए थे, इसलिए ये प्रभावी नहीं हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रही जलवायु परिवर्तन को कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल का जो उद्देश्य क्योटो प्रोटोकॉल है, इसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रही जलवायु परिवर्तन को कम करने की बात की गई थी। ठीक है, तो ये 16 जनवरी 2005 से प्रभावी हुआ था, कनाडा ने साइन नहीं किए थे इसलिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अंदर क्या किया गया? 6 ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में बताया गया। जो 6 ग्रीन हाउस गैसेज थी वो 1990 तक उनका जो प्रोडक्शन है वो 5.2% कम करना था 2008 तक, और 2008 से 12 तक, और फिर 12 से 20 तक उसको 18% कम करने की बात की गई थी। जो 2013-20 है उसको इसकी क्या होते रही? लगातार इसके सम्मेलन होते रहे। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये ज़रूर याद रखना है कि जो 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कौन कौन सी डिक्लेयर की गई 1990 में, कौन कौन सी डिक्लेयर की गई? सॉरी, 1990 में नहीं करी गई, 1990 में तो ये क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान की गई थी। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान ग्रीन हाउस गैसेज की डिक्लेरेशन की गई। ठीक है, जो 1990 है उसमें क्या किया गया था? 1990 से 2008 तक जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके प्रोडक्शन को 5.2% तक कम कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 2008 में ये लोग फिर मिलते हैं, और फिर 2012 तक डिसाइड किया इन्होंने 5.2% कम करने का, लेकिन नहीं कर पाए। फिर 2012 में फिर मिले, तो फिर कहा कि 2013 से 20 तक हम कितना कम कर देंगे? 18% ग्रीन हाउस गैसेस को क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और 2020 में क्योटो प्रोटोकॉल को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। क्योटो प्रोटोकॉल को 2020 में रद्द कर दिया गया। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब आपको जो 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी हैं? CO2, CH4, N2O, SF6, HFCS और PFCS। ये जो 6 गैसें हैं ये आपको याद रखनी है। आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, जो कुछ जो कोप हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पर नोट किए गए हैं, तो उनको आप लोग देख लीजिए। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कोप की जो बैठक है वो कब हुई है? ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है उसकी जो बैठक है वो कभी हुई है या नहीं हुई है? तो हुई है। कब हुई है? 2002 में। भारत के अंदर फर्स्ट टाइम 2002 में कोप 8 था, उस टाइम पे उसकी बैठक आयोजित की गई थी। कोप 11 है वो कहाँ पे हुआ था? मॉन्ट्रियल में हुआ था 2005 में। 2005 में मॉन्ट्रियल में कोप 11। अब जो कोप 11 है उसी का सेकंड नाम क्या है? मोप 1 है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्टीज़। ठीक है, जो कोप 11 है उसी का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्टीज़ है। तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि जो मोप फर्स्ट है वो कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल में। कब हुआ था? 2005 में हुआ था। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि जो कोप 15 है जिसको क्या बोला गया? मोप 5 बोला गया, वो 2009 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ। पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल के तहत समय सीमा का निर्धारण किया गया। ठीक है, पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल के तहत समय सीमा का निर्धारण कब किया गया? 2009 में, और 2020 में उसको क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। कोप 16 है जिसको मोप 6 भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो कहाँ पे हुआ? कानकुन सम्मेलन जिसको कहा जाता है। हरित जलवायु फंड बनाने का निर्णय लिया गया। हरित जलवायु फंड याद रखेंगे, हरित जलवायु फंड बनाने का निर्णय कहाँ लिया गया? कोप 16 में लिया गया, जिसको मोप 6 भी बोला जाता है, जो कहाँ हो रहा था? कानकुन में हो रहा था। ठीक है, हरित जलवायु फंड बनाने के लिए हरित जलवायु निधि बोर्ड का गठन किया गया, जिसका ट्रस्टी किसको बनाया गया? विश्व बैंक को बनाया गया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक को बनाया गया, याद रखेंगे। कोप 16 कानकुन सम्मेलन, हरित जलवायु फंड बनाने का निर्णय लिया गया, हरित जलवायु निधि बोर्ड एक ट्रस्टी बनाया गया देखरेख के लिए, और उस देखरेख का जो ट्रस्टी था वो कौन बना? वर्ल्ड बैंक बना। ठीक है, कोप 18 यानी मोप 8 कहाँ हुआ? दोहा कतर में हुआ। कहाँ पे हुआ? दोहा कतर में। अब क्या किया गया? जो हमारे पास जो गैसेस थी, जो हमारी क्या थी, जो ग्रीन हाउस गैसेस थी, उसके अंदर NF3 नाइट्रोजन ट्राई
फ्लोराइड NF3 को भी क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर उसका नाम भी दर्ज कर दिया गया। तो अब टोटल ग्रीन हाउस गैसेज कितनी हो गई, 7 हो गई NF3 को लगा करके। COP21 है, MOP11 भी कहते हैं उसको। COP21 को क्या कहा जाता है, MOP11 कहा जाता है, और उसको CM में फर्स्ट भी कहा जाता है, CM में फर्स्ट भी कहा जाता है। कब हुआ, 2015 में हुआ। इसको COP21 का दूसरा नाम क्या है, पेरिस जलवायु समझौता, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। COP21 का पेरिस जलवायु समझौता कब हुआ, COP21 में। पेरिस जलवायु समझौता कब हुआ, पूछा जा सकता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हमारे दिया गया है, तो क्वेश्चन पूछ लेगा पेरिस जलवायु समझौता कब हुआ। कब हुआ, 2015 में। क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो पेरिस जलवायु समझौता है वो किस कोप के दौरान हुआ, किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान हुआ, तो COP21 के दौरान हुआ, ठीक है। 4 नवंबर 2016 से लागू। अब ये भी पूछा जा सकता है कि पेरिस जलवायु समझौता लागू कब हुआ, तो लागू कब हुआ, 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ। टोटल कितने देशों ने एग्रीमेंट पे साइन किए थे, 55 देशों ने। कितनों ने, 55 ने। विकसित एंड विकासशील दोनों को राष्ट्रीय स्तर पर अंशदान देना होगा। सिर्फ विकसित ही नहीं, जो विकासशील देश हैं दोनों को राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना होगा, डोमिनेट करना होगा, अंशदान देना होगा। वैश्विक तापमान को 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने की बात की गई, ठीक है। भारत ने क्या इसके अंदर डिसीजन लिया था, भारत ने सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जन की तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक 33 से 35% कम करने की बात की। कि जो सकल घरेलू उत्पाद है वहाँ से जो ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, तो 2005 का जो लेवल है और 2030 का जो लेवल है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम उसको 30 से 35% क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है COP25। जो COP25 है वो कहाँ हुआ, मैड्रिड में हुआ, स्पेन में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, चिली सरकार द्वारा की गई थी। COP25 की अध्यक्षता चिली सरकार ने की थी, जबकि हुआ कहाँ था, मैड्रिड सम्मेलन हुआ था, कहाँ, स्पेन में। तो फ्रेंड्स ये तो सम्मेलन थे जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं जो करंट का क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो CCPI है, ठीक है, 2023 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसके अंदर इंडिया की रैंक कितनी है, तो इंडिया की रैंक कितनी है फ्रेंड्स, 8। इंडिया 8वें नंबर पर है। टोटल 63 कंट्रीज़ थे। टोटल कितने, इंडिया कौन से नंबर पर है, 8वें नंबर पर है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जो बड़े देश हैं, जो कैसे देश हैं फ्रेंड्स, बड़े देश हैं, उनमें सबसे अच्छी स्थिति किसकी है, इंडिया की है, ठीक है। जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो CCPI की जो रिपोर्ट आती है वो कब से प्रकाशित होना शुरू हुई, कब से प्रकाशित होना शुरू हुई, 2005 से। याद रखेंगे 2005 से। कौन कौन इसको प्रकाशित करता है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन इंटरनेशनल। 3 संस्थाएं हैं, कौन कौन सी, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन इंटरनेशनल, ठीक है, 2005 से शुरू की गई। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन रहा, तो फ्रेंड्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की पोजीशन किसी भी कंट्री को नहीं दी गई है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की पोजीशन किसी भी कंट्री को नहीं दी गई है, क्योंकि किसी भी कंट्री ने इतना अच्छा काम नहीं किया था कि इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन दी जाए। तो जो 4th पोजीशन है वो दी गई है डेनमार्क को, 5th पोजीशन है वो दी गई है स्वीडन को, 6th पोजीशन चिली को और 7th मोरक्को को। तो डेनमार्क, स्वीडन, चिली, मोरक्को ये 4th, 5th, 6th, 7th रेस्पेक्टिवली इन पोजीशंस पर रहे। और आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि जो डेनमार्क, स्वीडन, चिली, मोरक्को है वो सभी छोटे छोटे देश हैं, ठीक है। जबकि जो इंडिया है वो बड़े देशों में सबसे अच्छी पोजीशन पर रहा है, 8वीं पोजीशन पर। सबसे बड़ा प्रदूषक देश की अगर बात की जाए तो वो कौन सा आया है, चाइना। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा प्रदूषक देश कौन सा है, चाइना। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत क्या है, 9वें नंबर पर है। फ्रेंड्स ये 4 क्या होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं जिसके ऊपर जो CCPI है, जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, वो दी जाती है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन थोड़ा सा इनको देख लेना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन कौन से, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत जिनको बार बार से क्या किया जा सके, जनरेट किया जा सके, जैसे कि हमारी सोलर ऊर्जा हो गई, ठीक है। हम जो पिछला आप लोग EVS का सिलेबस पढ़ोगे ना, उसमें सारा कुछ करवाया हुआ है, अच्छे से देखना है उस प्ले लिस्ट को। जलवायु नीति और ऊर्जा उपयोग, तो ये 4 फैक्टर हैं। इन 4 फैक्टर का जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसका तो 40%
ठीक है, रिपोर्ट के अंदर डाला जाता है। अक्षय ऊर्जा का 20%, जलवायु नीति का 20% और ऊर्जा उपयोग का भी 20%। इस तरह से टोटल कितना बनता है 100%। और इस बेसिस पे जो CCPI है वो अपनी रिपोर्ट शो करता है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में तो भारत कौन से नंबर पर रहा है 90। टोटल ओवरऑल तो कितने पे रहा है 8th पोजीशन पर, लेकिन ग्रीन हाउस गैस के मामले में 90 पर, अक्षय ऊर्जा में 24वें, जलवायु नीति में 8वें और ऊर्जा उपयोग में 9वें नंबर पर रहा है। ये कुछ पॉइंट्स थे, ये भी आपको याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा कि जो जलवायु होती है, जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है। उसके बाद जो हमारी क्या हो रही है, जो जलवायु है वो क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो जलवायु में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन के प्रभाव क्या हैं, ठीक है, कारण क्या हैं, किस किस कारणों से हो रहा है। साथ में अब हमने क्या देखा, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या किए गए हैं, कुछ मुख्य सम्मेलन किए गए हैं, वो सम्मेलन हमने देखे। उसके बाद हमने करंट का डाटा निकाला 2023 का, जो CCPI जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है। तो ये जितने भी पॉइंट्स थे हम सब ने ये डिस्कस किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उम्मीद करती हूँ अब जाते जाते आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोगों से मिलती हूँ दूसरे किसी टॉपिक के साथ। बताइएगा कमेंट करके कौन सा टॉपिक लेकर के आएँ। और जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, बस पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।